जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में ना हम एक्सरसाइज 12 का जो चैप्टर है आपका अपना क्या नाम है उसका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप अपनी बुक में सही से देखोगे ना तो आपको एक चैप्टर नंबर 10 भी दिखेगा। बताओ उसका नाम क्या है? सर्कल्स। ठीक है। मतलब मैं आपसे कहूं कि वो चैप्टर और इस चैप्टर का आपस में कोई ज्यादा लिंक नहीं है, सिर्फ एक वर्ड को छोड़ के, दैट इज सर्कल। जो बातें हम यहाँ पढ़ेंगे वो शायद वहां के थोड़े बहुत बेसिक्स में काम आ जाए, बट उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसका अलग है। सो इस चैप्टर को अपने अपन इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। सबसे पहले आपको हेडिंग बना लेनी चाहिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने मेरे से एक बहुत धुएंधार चैप्टर पढ़ा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी तो अच्छा था हमने कर लिया। एक प्रोबेबिलिटी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन वो नहीं है। आपने एक पढ़ा था क्या कहते हैं मेरे संग, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, आपको याद हो? तो उसमें ना आपने सारी फिगर्स के सरफेस एरिया भी देखा और फिर उसका वॉल्यूम भी देखा। एक बात बताओ, सर्कल में ऐसा क्या है जो सिर्फ सर्कल में एरिया है वॉल्यूम नहीं है? माइट भी कुछ बच्चों को तो पता भी होगा, बट मैं आज आपको ना कुछ क्लैरिटीज बेसिकली भी बेसिक्स पॉइंट्स पे भी दूंगा। सबसे पहले एक बात बताओ, सर्कल की शेप तो पता है ना? नहीं भैया, शेप ही नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है। तो मींस कुछ ऐसा शेप का होता है, राउंडेड शेप जिसे बोलते हैं। राउंडेड शेप के कोई पॉइंट होते हैं, मतलब राउंडेड शेप के कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको सर्कल कहा जाता है। मींस आप पता है, मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ूं तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ना जो 11th में पढ़ाते हैं हम लोग, कौन से चैप्टर में मुझे याद करने दो। मतलब उस चैप्टर का नाम ही मैं स्किप हो गया मेरे दिमाग से। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, पता नहीं मेरे दिमाग से सच में भी स्किप हो गया है एज ऑफ नाउ। तो कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, वहां एक चैप्टर है जिसमें सर्कल भी है, एलिप्स भी है, पैराबोला भी है, हाइपरबोला भी है। तो वहां पर एक पता है डेफिनेशन है सर्कल को लेकर, जो काफी टफ डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये है कि सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। सर्कल क्या है भैया? एक सेट ऑफ पॉइंट है जिसके जिसका सेंटर कॉमन है और इस सेंटर से उसकी दूरी सेम है। मतलब आप पता है, बात समझने की कोशिश करना। आपने यहाँ पर जितने भी ये बनाए, अगर मैं बोलूं कि सारे पॉइंट है, जैसे कि ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, सेंटर इसका ये रहा। तो सर्कल ये होता है कि भैया इस सेंटर से इसकी दूरी क्या होनी चाहिए? सेम। इसकी दूरी क्या होनी चाहिए? सेम। इसकी दूरी क्या होनी चाहिए? सेम। जिसे आप आसान भाषा में पता क्या बोलते हो? भैया रेडियस सेम होती है। रेडियस तो सेम होती है ना, ऑब्वियसली बात है, एक सर्कल की रेडियस उस सारे पॉइंट्स में सेम होती है। मतलब डेफिनेशन पे आपको नहीं पढ़ना है, मैं तो बस आपको बोर कर रहा था, आपको आना है कॉन्सेप्ट में। भैया कॉन्सेप्ट सीखो, डेफिनेशन कभी मैथ्स में नहीं पूछी जाती, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, ऐसा कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? बस आपको यार पता है, बट ओवरऑल पता होना चाहिए कि सर्कल का मतलब एक राउंड शेप होती है, उसके बीच में एक सेंटर होता है और उस सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस को टच करो। भैया व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? मैं हिंदी में बताता हूँ, मतलब थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। उसके बॉर्डर को टच करो, बॉर्डर यानी कि जो उसकी बाउंड्री है ना, उसको टच करो। किसी भी सेंटर से किसी भी बाउंड्री को टच कर दो, आंसर आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि ये सेंटर है बच्चों, बाउंड्री मतलब ये रहा, बाउंड्री मतलब ये रहा, बाउंड्री मतलब ये रहा। ये सब अगर मान लो टू है, एक टू है, तो बाकी सब भी क्या हो गए? ऑब्वियसली टू ही होंगे, क्योंकि ये भैया रेडियस है। ये बस सर्कल का बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब आप मेरी बात समझो, ऑब्वियसली ये सर्कल है, ये आप सबको पता है, इतने समझदार आप लोग हैं। आपको लिखना चाहिए इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1। अभी आप लोग लिख लेना मेरे बाद, बट अभी आपको मैं लिखना दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट बनाएंगे इसमें हम दो तीन और उसमें हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है एरिया एंड सरकमफ्रेंस। अगेन मैं कोई assumption नहीं लगा रहा कि आपको कुछ भी पता होगा, मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए और ना ही पता होना चाहिए। और जो बात पॉजिटिवली आप भी जानते हो कि आपको कुछ ज्यादा नहीं पता होगा। ओके, अब सबसे पहले एक बात बताओ, सर्कल हमने सीख लिया कि भैया कोई भी राउंडेड शेप है वो सर्कल है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से अभी वो पहले वाला क्लियर है कि भैया यहाँ पर एरिया भी होता है, सर्कमफ्रेंस भी होता है, वॉल्यूम क्यों नहीं होता? वॉल्यूम क्यों नहीं होता? तो भैया मैं आज आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ। भैया आपने एक और चैप्टर पढ़ा होगा ट्राइंगल्स, मतलब जो अभी हमारा वाला तो पेंडिंग चल रहा है, बट आपने नॉर्मल क्लासेस में पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, भैया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या आपने अभी तक वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल पढ़ा? अच्छा एक बात बताओ, ट्राइंगल और कोन कुछ हद तक सेम नहीं बनते? कुछ हद तक सेम बनते हैं। भैया फर्क क्या है कि भैया कोन का तो वॉल्यूम भी होता है, सरफेस एरिया भी होता है और टोटल एरिया भी होता है। मतलब सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल एरिया भी होता है। भैया सिर्फ पर ट्राइंगल में ऐसा क्या है कि सिर्फ एरिया होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। बेटा हमारी जो फिगर्स होती है ना, जितनी भी शेप्स होती है, वो दो तरीके की होती है। एक जो 2D में बनती है, एक जो 3D में बनती है। 2D और 3D से मैं इसमें बेसिक डिफरेंस आपको बता देता हूँ। बेटा ये जो सर्कल बनाते हो आप लोग, ये जो आप वो बनाते हो स्पेयर, ओ सर्कल बनाते हो, दूसरा आप क्या बनाते हो, ये अभी मैंने क्या बोला, ट्राइंगल बनाते हो, ये आप पेपर में बनाते हो। पेपर यानी कि ये सिर्फ ड्रॉ करते हो। आज तक आपने सर्कल देखा है कहीं? अब आप बोलोगे
कि भैया हम ना एक पार्क में जाते हैं, उस पार्क में ना एकदम राउंडेड है, वो सर्कल ही है भैया। भैया वो शेप सर्कल की जैसे है, बट वो सर्कल थोड़ी दिखता है आपको। पता है कई बच्चे मेरे से बोलते हैं जो मम्मी की चूड़ियाँ होती हैं, वो क्या होती है? सर्कल होती है। नहीं बच्चों, उससे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बट वो सर्कल थोड़ी है। आपको मैंने बताया भी था वॉल्यूम्स वाले चैप्टर में, वो मेरे हिसाब से सिलेंडर है। वो मेरे हिसाब से सिलेंडर है। अगर आपको एक चूड़ी से समझ नहीं आता ना, तो एक चूड़ी से 10 चूड़ी रखते जाओ उसके ऊपर। जैसे सेट आता है ना एकदम नया-नया चूड़ियों का, तो आपको सिलेंडर नहीं लग रहा। उसके 2 सर्कुलर बेस हैं, बीच में हाइट भी है कुछ, तो भैया यही बताया था मैंने सिलेंडर में। तो आप समझो कि ट्रायंगल आज तक आपने कभी ऐसा हुआ कि आप रोड पे चल रहे थे, आपने ट्रायंगल देख लिया? ऐसा कभी हुआ कि आप रोड पे चल रहे थे, ट्रायंगल देखा? रोड पे चले आपने सर्कल देख लिया, ये 2D की फिगर होती है बच्चों। तो इसीलिए इसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, ये पेपर में बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड 2D। भैया व्हाट इज़ 3D? अरे नालायकों जो दिख रहा है एकदम। जैसे कि तुम्हें कोन नहीं दिखे आज तक, तुमने सॉफ्टी नहीं खाई आज तक, सॉफ्टी वाली आइसक्रीम खाई होगी ना, दैट इज नथिंग बट कोन। क्या तुमने सिलेंडर नहीं देखा आज तक? भैया वो एलपीजी वाला सिलेंडर नहीं कह रहा मैं, बट आपने मान लो चाय का ग्लास तो देखा होगा, दैट इज सिलेंडर। भैया दोनों तरफ से अगर देखोगे, खोल दोगे, तो वो दो सर्कुलर शेप है, सिलेंडर दिखेगा आपको। क्या आपने स्पेयर नहीं देखा आज तक? क्या आपने बॉल नहीं देखी? क्या आपने मतलब बॉल, एप्पल, मतलब एप्पल तो मान लो कि पूरा सिलेंडर वो स्फेयर की शेप में नहीं होता, बट बॉल्स तो देखी होगी ना आपके घर में बच्चे खेलते होंगे, आप खुद बच्चे हो तो आप खेलते होगे। तो भैया तो वो क्या है, स्फेयर की शेप है। मीन्स मोटा-मोटी ये मान लो, जो फिगर 2D में होती है उनका वॉल्यूम नहीं होता, उनका वॉल्यूम नहीं होता। तो ये सारी 2D की फिगर्स है, 3D की फिगर्स हमने सारी कहाँ पढ़ी? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में। बेटा वहाँ क्यूब था, क्यूब आपने नहीं देखा? क्यूब मतलब वो जो बर्फ का क्यूब होता है, वो भी क्यूब ही है एक तरीके से। बट अब बात समझो ना, आपने सर्कल कहीं नहीं देखा होगा, सर्कल की शेप देखी होगी। क्या देखी होगी? सर्कल की शेप देखी होगी। जैसे तुम पता ऊपर से गंजे हो जाओ सर्कल की शेप में, तो शेप दिखेगी तुम्हें, सर्कल कभी नहीं दिखेगा। सर्कल की शेप दिखेगी, 2D फिगर दिखेगी। ट्रायंगल भी इसी तरीके से कहीं भी आपको बना-बुना नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट पेपर पे दिखेगा। बट अगर आप कोन सिलेंडर की बात करोगे तो आपको कहीं न कहीं दिख ही जाएगा फॉर श्योर। अब यहाँ पर समझो इसीलिए इसका वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम आ भी नहीं सकता, इसमें आप कुछ नहीं डाल सकते। अब एक बात सोचो, ये मेरी स्क्रीन में सर्कल बनाया मैंने, इसमें क्या वॉल्यूम डालोगे भाई तुम? क्या डालोगे तुम लोग? कुछ नहीं डालोगे, कुछ नहीं डाल सकते, ठीक है? अच्छा सर्कल लिखा हुआ हो, उसपे बस लिखा हुआ है, वॉल्यूम नहीं है। भैया एक बात बताओ, सर्कल को पहचानने का तरीका तो मैंने बता दिया कि भैया उसकी रेडियस जो होती है, उसके किसी भी पॉइंट से सेम होती है। भैया रेडियस को r से लिखा जाएगा। भैया ये छोटी-छोटी बातें क्यों बता रहे हो आप हमें? ये तो हमें पता है। मैंने कहा पर प्लीज़ ठीक है, मुझे नहीं पता मान लो। अब एरिया बताओ, एरिया क्या होता है? भैया व्हाट इज़ एरिया? एरिया होता है पाई r स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। भैया एरिया मतलब मैंने अभी आपसे एक बात करी थी कि हमारे आपने बोला कि हमारे वहाँ भैया एक गार्डन है, एक पार्क है, सर्कुलर शेप का है। भैया उसमें ना कितने लोग खड़े हो सकते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एरिया। भैया उसे वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, आप उनको पैक नहीं कर रहे हो, इनक्लोज्ड नहीं कर रहे हो। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? इनक्लोज्ड, यानी कि सुनना। भैया ये पानी की बॉटल है, इस पे मैंने पानी डाला, ये बंद हो चुका है, तो ये इनक्लोज्ड है, इसका वॉल्यूम आ सकता है। अगर इसके ऊपर मैं कुछ डाल रहा हूं तो वो इनक्लोज नहीं हो रहा है, वो वॉल्यूम नहीं आएगा कभी भी। तो यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं समझना, सर्कल में मैं घुसा नहीं रहा हूं लोगों को। सर्कल में कितना बड़ा एरिया है कि लोग आ जाए। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा कि मान लो कोई लॉन्ज है, पार्टी लॉन्ज है, वो सर्कुलर शेप का है। हमने पूछा यहाँ पर कितने लोगों की गैदरिंग हो सकती है, यानी कि कितने लोगों की पार्टी हो सकती है, वो कह रहा है 200 लोगों की। दैट मीन्स उसका एरिया कितना बड़ा है? 200 लोगों का। आप ये नहीं बोलोगे कि उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है? 200 लोगों का। ये समझना, ये इंग्लिश और मैथ्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वहां पर क्या निकालते हो आप? एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? पाई आर का स्क्वायर, आर यानी कि रेडियस। भैया पाई मतलब 22/7 3.14, या फिर आगे जाके आप 180 भी पढ़ोगे, 180 भूल जाना कि क्या होता है, ठीक है? ये आपका सिंपल एरिया होता है। भैया हम एरिया निकाल लेंगे, आप ये बताओ सरकमफ्रेंस क्या होता है? पिटोगे मेरे हाथों से तुम लोग। सरकमफ्रेंस इसका हाफ होता है। हाफ कैसे होता है नालायकों? नालायकों, 2 पाई आर। भैया सरकमफ्रेंस के नीचे एक और चीज लिख के रखिएगा, प्लीज 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 प्लीज, पेरीमीटर। भैया मैं तो एक और चीज लिखवा दूं, बाउंड्रीज। पता है मैथ्स में हमेशा कौन बच्चा फंसता है? जो ज्यादा टेक्निकल टर्म्स के पीछे भागता है। ये क्या है, वो क्या है? अरे समझ लो ना सीधा क्या है। भैया सरकमफ्रेंस मतलब नथिंग बट पेरीमीटर। भैया व्हाट इज पेरीमीटर? भैया देखो अब मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के सामने, मैंने ये ब्लैक पेन लिया, मैंने एक शेप ली सर्कल की। अभी समझना, ये जितना मैं अपने ब्लैक पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, अभी जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट क्या है? ये पेरीमीटर है, ये सरकमफ्रेंस है, यही क्या है? आपका बाउंड्री है। भैया सर्कल की बाउंड्री यही होगी ना। मान लीजिए कि आपने किसी पार्क का आपने कोई वो लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो आपसे कह रहा है कि ये पूरा पार्क है मेरा, आपको इसके ना इर्द गिर्द यानी कि अराउंडनेस में, यानी कि चारों तरफ आपको क्या लगानी है? बाउंड्री लगानी है। तो बेटा आप मान लो तार खरीदने गए, तो आप क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे इसका। नालायकों क्या निकालोगे इसका? पेरीमीटर। तो इसका आप क्या निकालोगे? पेरीमीटर निकालोगे। और पेरीमीटर से क्या होगा? जो उसके आसपास की बाउंड्री वो कवर कर दोगे, वो आप पेरीमीटर निकालोगे। बट एक बात समझो, आप गए किसी लॉन्ज में और आपको बोल दिया कि भैया
ये सर्कुलर शेप का मेरा पार्क है, आपको इसमें बिछाने के लिए मैट लानी है। क्या लानी है? मैट। तो एरिया निकालोगे, सर्कमफ्रेंस निकालोगे? ये ध्यान से सोचना। मैंने बोला बाउंड्री की बात कर रहा हूं, तो बाउंड्री में आपने बोला कि सर्कमफ्रेंस है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसी पार्क के ऑनर ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया भैया हमें क्यों कॉन्ट्रैक्ट देगा, मान लो दे दिया, तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है वैसे, बट मान लो कि दे दिया, तो उस पार्क के अंदर आपको क्या बिछाना है? कालीन बिछानी है, मैट बिछाना है। आप उसमें एरिया निकालोगे पार्क का या सर्कमफ्रेंस निकालोगे? क्यों एरिया क्यों बोल रहे हो आप लोग? भैया अंदर की बात कर रहे हो तो एरिया ही निकालेंगे ना, तो ये चीज समझना। भैया एग्जामिनर को ना इतना बेवकूफ मत समझो कि वो तुमसे पूछेगा कि अरे भाई साहब तुम बच्चे तो बड़े समझदार हो, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर याद करके आए होगे। वो आपसे पूछेगा एक बात बताओ बेटा, ये रहा रेडियस 5 और बताओ हमें एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। वाह, नालायक को घुमा सकता है ना क्वेश्चन को, और मेरे जैसा एग्जामिनर हुआ मैं तो घुमा दूंगा सच में। भैया क्योंकि है क्या ना, यहाँ पर मेरी दो टेस्टिंग हो जाएगी कि बच्चा क्वेश्चन को पढ़ता किस तरीके से, और दूसरा उसको फॉर्मूले याद है या नहीं। और आप एक बात मानते हो, 10th 12th में 95% बच्चे पढ़ के ही जाते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ के ही जाते हैं। भैया जो अच्छे नंबर लाते हैं ना, वो सिर्फ 10% होते हैं। पता है कौन? जिनका एनालिटिकल स्किल अच्छा होता है, जिनको क्वेश्चन पढ़ने आते हैं। आप समझना, घर आके आप पता है रिग्रेट क्या कर रहे होते हो? अरे यार ये क्वेश्चन तो आता था, ये क्वेश्चन तो आता था। क्यों रिग्रेट पता कर रहे होते हो? वहां तो प्रेशर में तुम्हारा दिमाग चलता नहीं है। जो 10% बच्चे हंस रहे होते हैं, वो हंस क्यों रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया होता। वो आराम से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं, सारे अपनी मेथड्स लगाकर तब उसको सॉल्व करते हैं। याद रखना, क्वेश्चन तो सारे कहां से आने? अपने एनसीईआरटी से आने। भैया 12th तक अगर आप ये रिग्रेट कर रहे हो ना कि पेपर कहां से आएगा, तो आप बेवकूफ हो। यस, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना 12th तक की मजा है, उसके बाद तो मेहनत ही मेहनत है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि कभी भी बाहर से ज्यादा नहीं आने वाला। तो आपको ये पता चल गया कि इसे पेरीमीटर और बाउंड्रीज क्या कहते हैं। याद रखना, पेरीमीटर आपकी रेक्टेंगल की भी होती है, रेक्टेंगल की क्या होती है? 2l+b। ठीक है, बता दिया बस मैंने, कोई पॉइंट नहीं यहाँ पर। अब पता है एक और पॉइंट याद रखना, मैं उतारने का मौका देता हूँ। आपको क्वेश्चन में कई बार ऐसा मिलेगा देखने के लिए, रेडी। रेडी मतलब मोर देन वन रेडियस गिवन इन द क्वेश्चन, मोर देन वन रेडियस गिवन इन द क्वेश्चन। अभी मेरा एक और पॉइंट बाकी है, फिर उसके बाद आप लोग नोट कर लेना। फिर हम क्वेश्चन 12.1 हो गई आपकी। क्या हो गई भैया? 12.1 हो गई आपकी। ओके भैया, ऐसे कैसे मतलब पलट के भी देख रहे हैं पन्ने। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक बार इसके स्पेलिंग चेक कर जरूर कर लेना। भैया कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कोई बता रहा है मुझे? वेरी गुड बच्चों, अब सुनना यहाँ पर ध्यान से, पहले शेप बना लेते हैं। एक शेप, ये तो एलिप्स जैसा बन रहा है। चलो तुम इमोशन पे जाना, मतलब फिगर पे मत जाना, तुम लोग इमोशन समझना। ठीक है भैया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है पहले मैं हिंदी में बता दूं। भैया सर्कल के अंदर सर्कल, हाँ, सर्कल के अंदर एक और सर्कल। मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैं कहावत बोलने वाला हूँ, सर्कल के अंदर सर्कल, मतलब ये जो पहेलियां सी होती है। अब समझना, सर्कल के अंदर सर्कल होता है, बट इसका एक कॉमन पॉइंट होता है। बताओ क्या? कि इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम। भैया दोबारा से मैं बता रहा हूँ, सर्कल इनक्लोज्ड बाय सर्कल विद अ कॉमन सेंटर। भैया हिंदी मीडियम वाले हैं, ओके। भैया मान लो सर्कल के अंदर सर्कल है, सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलाकार। आई एम सॉरी बट मुझे भी नहीं पता। सर्कल के अंदर सर्कल है, और उस दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है। मतलब सेंटर मतलब बच्चों ये पॉइंट है ना, ये सेम है। मतलब मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ये सर्कल है और एक सर्कल ये है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं है, क्योंकि बेटा इसका सेंटर क्या होगा? यहाँ, और इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ। तो ये नहीं है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल का मतलब कि भैया दो सर्कल है या दो से ज्यादा है, बट उन दोनों सर्कल का या फिर उससे ज्यादा सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है। भैया मैंने एक बच्चे से एक बार पूछ दिया, उन बेवकूफ बच्चा था, अब देखते हैं आप कितने समझदार हो, आप भी बेवकूफ ही हो वैसे तो। अब एक बात बताओ भैया, इसकी रेडियस और उसकी रेडियस सेम होगी क्या? मिल गए मुझे बेवकूफ, कहते हैं हाँ। नालायको, नालायको, एक बात बताओ, ये इसकी रेडियस बस यहीं तक होगी? भैया 2 3 4 होगी? भैया उसकी रेडियस कहां तक होगी, जरा बताना मुझे। गधो, तो ये सेम हो सकती है क्या? आपकी और मेरी हाइट सेम है क्या? नालायको, मैं अगर लंबा दिख रहा हूँ दैट मींस कि मेरी हाइट भी बड़ी होगी ना। तुम छोटे देख रहे हो दैट मींस तुम्हारी हाइट, कैसी बात करते हो? मींस मैं, अब तुम लोग पूछ रहे थे ना एक बार कि वो कौन नालायक बच्चे हैं, तो अब आपको आंसर मिल गया कि वो आप में से ही कोई एक था पास सेमेस्टर्स में। ठीक है, तो आप मान लो कि इसकी रेडियस कैसे सेम हो सकती है। भैया इसकी R1 है तो इसकी कितनी हो रही होगी बेटा? R2। मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पर आ रहा है, ध्यान से सुनना। पहले एक काम कर, इसकी डेफिनेशन भी लिखी, तो बाद में कहीं मैं भूलूंगा तो नहीं, बट फिर भी। सर्कल इनक्लोज्ड
भैया इनक्लोज का मतलब समझ गए ना कि सर्कल के अंदर सर्कल है, सर्कल इनक्लोज्ड बाय अनदर सर्कल। भैया मेन पॉइंट क्या है बताना? विद नाले को विद कॉमन, बोलते ही नहीं हो तुम लोग, विद कॉमन सेंटर। भैया ये मेन चीज है, सर्कल के अंदर सर्कल तुम्हें बहुत जगह दिख जाएगा, बहुत जगह दिख जाएगा। मेन चीज क्या देखनी है? दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए और दोनों की रेडियस अलग अलग ही होगी बेवकूफो। ठीक है, डन है। अब चेक मन को, अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। भैया एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा ये R1 वाले का रेडियस निकालो, सुन दो, R1 वाले का क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है। तो बेटा इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा पाई R1 का स्क्वायर। भैया मैं गलत तो नहीं हूं शायद? मैं आपसे पूछूं कि भैया बड़े सर्कल का बताओ, R2 वाले का बताओ, तो आप इसके लिए मुझे फॉर्मूला बताओगे मेरे हिसाब से, बताओ पाई R2 का स्क्वायर। मैं गलत तो नहीं हूं अभी भी? भैया आप यही बताओगे। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है बच्चों, आप लोग प्लीज ध्यान से बताना, मिठाइयों की वजह से कहीं आपका दिमाग जाम ना हो गया हो, आपने बहुत मिठाइयां खाई होगी दिवाली पे और बहुत पटाखे भी फोड़े होंगे, मतलब थोड़े बहुत, ज्यादा तो नहीं। अब एक बात बताओ, ये जो बड़े सर्कल का एरिया निकाल रहे हो, क्या इसमें छोटे सर्कल का एरिया भी मर्ज है या नहीं है? भैया सही से बताना क्वेश्चन। भैया बड़ा सर्कल जो आप निकाल रहे हो, तो क्या उसमें ये छोटा एरिया मर्ज है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। भैया मान लो आप R2 का एरिया निकाल लो, जहां मैं हाईलाइट करूं वो R2 का एरिया है। अगेन, जहां मैं हाईलाइट करूं वो R2 का एरिया है। भैया मैं आपसे सच कहूंगा कि ये पूरा एरिया, पूरा मतलब पूरा का पूरा R2 का एरिया है, मतलब बड़े वाले सर्कल का एरिया है। मतलब आप समझ लेना मैं इनसाइड कर रहा हूं बस, डन है मेरी बात। भैया अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि R1 का एरिया कहां तक होगा सिर्फ? मतलब आप इतना समझ रहे हो, आप छोटे बच्चे हो, बट आप इतना समझ रहे हो कि भैया R1 में R2 का रेडियस एरिया नहीं होगा। भैया R1 तो बहुत छोटा है ना, तो इसमें छोटी वाली का ही होगा, बट बड़े वाले के अंदर छोटा वाला बसा हुआ है। क्या नहीं मेरी बात? मैं दोबारा से बोल देता हूँ। भैया जब बड़े सर्कल का निकाल रहे हो तो उसमें जो छोटा सर्कल बीच में है वो एरिया आ रहा है, बट छोटे वाले का निकाल रहे हो तो उसमें बड़े वाले का कुछ भी नहीं आ रहा, ये बात आप मान रहे हो। भैया मेरा क्वेश्चन आप लोगों से पता है क्या है? क्या है भैया बताओ? आप मुझे एरिया बताओ, और अब मैं जो पॉइंट हाइलाइट कर रहा हूं ना लाइन, उसका एरिया बताओगे आप लोग दिमाग लगाकर कि इसका एरिया क्या रहेगा। मुझे सिर्फ एरिया बताना है, आपको इस वाले पॉइंट का एरिया बताओगे, सिर्फ ये वाला जो मैं हाइलाइट कर रहा हूं, सिर्फ इतने का एरिया निकालना है मुझे। मान लो अरे तुम लोगों ने वो देखा है ना क्रिकेट ग्राउंड, तो मान लो क्रिकेट ग्राउंड कैसा होता है? क्रिकेट ग्राउंड राउंड शेप का होता है या फिर कैसे शेप का होता है मुझे नहीं पता, बताओ। भैया क्रिकेट ग्राउंड कैसी शेप का होता है? ऑब्वियसली सर्कुलर होता है, नालायक को कहीं भी नहीं होगा रेक्टेंगल या ट्रायंगल, तो कभी नहीं होगा, हमेशा सर्कुलर शेप का ही होता है ना, देखते नहीं हो बाउंड्रीज लगी होती है वहां पर, गधो। अब समझो कि मान लो ये क्रिकेट ग्राउंड है, इधर यहाँ जहां जहां हरा है आपको घास उगानी है और बीच में आपको घास नहीं उगानी है। अब मैंने आप लोगों से पूछा कि बच्चों आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, बताओ मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि मुझे इस पूरे स्टेडियम में जहां जहां ग्रीन है यहाँ मेरे को घास बिछानी है, बताओ मैं कितने एरिया में घास बिछानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे बताना है, मुझे आगे वेंडर्स को बताना है। तो आप मुझे बताओ कि मुझे कितने एरिया में घास बिछानी पड़ेगी, आप कैसे निकालोगे? आप मुझे बताओ। एक बात बताओ, इतना तो क्लियर है ना कि एरिया ही निकालना पड़ेगा, ये सर्कमफ्रेंस से बात नहीं बनेगी। सर्कमफ्रेंस कब निकालोगे? जब मेरे को बाउंड्री लगाने के लिए बोलेगा, डन है ये मेरी बात। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जहाँ घास बिछानी है मुझे एरिया ही निकालना है, पर निकालेंगे कैसे? मुझे कॉमन वर्ड्स में बताना कि भैया किस में से क्या माइनस करेंगे, किस में से क्या करेंगे, बताओ। सोचो, क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप सोचो इसको, पता है, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बड़े वाले में से आ जाएगा ये? भैया बिल्कुल सही बात है। अगर आप पर्पल वाला पहले वाला देख सकते हो, मतलब अब याद करो, अब तो नहीं देख सकते, बट अब अगर देखो तो उसमें क्या था, पूरा क्या था, पहले किससे हाईलाइट करा था मैंने? मतलब ग्रीन टाइप वाले कलर से। और अगर उस ग्रीन वाले में से अगर आप कौन सा माइनस कर दोगे? पर्पल वाला, तो यही तो आएगा। पक्की बात है यही आएगा। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो दोबारा से सुनना। भैया समझना, इस पूरे एरिया में से यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकाल लेता हूं, दैट मींस पूरा एरिया आ जाएगा। उस पूरे एरिया में से बच्चों मैं कहां से कहां तक का एरिया माइनस कर दूंगा? यहां से लेकर यहां तक का, तो यही तो एरिया बचेगा। मींस मैं आपसे कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे कि भैया एरिया ऑफ, दिख रहा है बच्चों ये वाला पेन? पक्का? एरिया ऑफ R2 माइनस एरिया ऑफ R1, तो वो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। तो उसमें आप कैसे लगाओगे बताना जरा मुझे? तो आप बोलोगे पाई R2 के स्क्वायर में से पाई R1 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये आपका ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार एज इट इज क्वेश्चन वो देखा गया है। ठीक है, तो वो मैं करवाता हूँ। अब एक काम करेंगे, आप लोग मेरे संग जितनी भी चीजें लिखी है वो प्लीज एक बार नोट कर लें, फिर हम उसके क्वेश्चंस करते हैं। कम ऑन, इसको नोट करो पहले जल्दी से। भैया पहले आपको ये नोट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखकर आप ये पूरा नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन, इसको नोट करो पहले। ये बाउंड्रीज तक नोट कर लिया होगा आपने, अब यहाँ से कर लो रेडी, सर्कमफ्रेंस। बस इससे नीचे बस एक फॉर्मूला है, वो लिख लेना, ये वाला। बच्चों ये जो सर्कल बना रहे हो ना आप लोग, ये वाला अगर ये बना रहे हो, तो इसके बीच में जहाँ ग्रीन हाइलाइटेड है ना, इसको हाईलाइट कर लेना हल्का हल्का, और यहाँ पर इस फॉर्मूले के बगल में ऐसा लिख लेना, एरिया ऑफ हाइलाइटेड रीजन, एरिया ऑफ हाइलाइटेड रीजन, ऐसा आप लोग कर लेना एक बार। रीजन मीन्स नथिंग, एरिया, एरिया किसी चीज का। कम ऑन, अभी क्या हुआ ना मेरे संग, मैंने 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करी, वो भी क्लास 12th की, और मेरे को पता चला मैंने माइक ही ऑन नहीं करा था। मीन्स मैं उसमें ये देख रहा हूँ कि यार ठीक है, मैंने वीडियो चेक कर जैसे जरूर करता हूँ मैं, अगर जैसे ही जो कोई भी कर लेता हूँ मैं डालने से पहले, मैंने देखा, मैंने कहा साउंड नहीं आ रही, मेरे को लगा कि माइक डेड हो गया होगा। माइक तो डेड नहीं हुआ था, मतलब मैंने माइक ऑन ही नहीं करा, वहां पर डिफॉल्ट सेटिंग्स में वो डिफॉल्ट में पड़ा हुआ था। मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब अब पता है कई बच्चे आए नहीं थे 12th के बैच में, तो उनका फायदा हो गया कि भैया उनके मजे आ गए। अब मैं रिकॉर्ड करने के लिए, अब मैं क्या अकेले रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं उनको भी बुला ही लूंगा, तो उनके मजे आ गए। मतलब उनकी किस्मत जबर थी आज और मेरी डाउन थी यार, मतलब डबल मेहनत कराई। और सच में वो 55 मिनट की क्लास थे सिर्फ, और उसको रिकॉर्ड करने में 1.5 घंटे लग जाते हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग भी देखते हो कि हम लोग कितनी बातें करते हैं मतलब ऑफ द माइक, क्योंकि वो इरेलीवेंट होती है, डालने लायक होती नहीं है, तो इसीलिए मतलब आप समझो कि बट ठीक है, जैसा चल रहा है। ओके भैया, एक्सरसाइज पे आ जाएं। बबुआ आइए, एक्सरसाइज 12.1। भैया 12.1 में आपको ना 2-3 क्वेश्चन मजेदार लगेंगे, बाकी क्वेश्चन उसमें बोरिंग है, सच में। ठीक है भैया, हमें तो सब बोरिंग लगता है, राइट? पक्का कह रहे हो? तभी बोरिंग लगता है तुम लोगों को? यार ऐसा मत करो, मैथ्स में तो इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों को। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैथ्स के बिना कुछ नहीं है इंडिया में, मतलब हर एंट्रेंस में मैथ्स है नालायक को। अब कहोगे नहीं भैया आप तो मजाक करते हो, आपकी बातों पे हम मानेंगे नहीं, बट ऐसा है कि आप, सॉरी सॉरी, बच्चों आर्ट्स में वो नहीं है मैथ्स, बट आर्ट्स के लेकर आप करोगे क्या, ये आपका विजन क्लियर होना चाहिए। ये आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि आर्ट्स लेकर आप करने क्या वाले हो। कम ऑन। और हाँ, पर भाई ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आर्ट्स स्ट्रीम बुरी है, साइंस बहुत अच्छी है, कॉमर्स बहुत अच्छी है, सब बुरी है, सब अच्छी है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए ना, आपको क्या करना है। ये 12th के बाद आपको करना क्या है, वो बेसिकली क्लियर होना चाहिए। 11 मेरा ना एक सिंपल, मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत सोच समझ के, चूज योर क्या कहते हैं करियर, नॉट योर स्ट्रीम। ये आप वीडियो देखोगे ना, आपको देखनी चाहिए भैया कि आपको ना कभी भी 11 12th में स्ट्रीम नहीं चुन रही है कि आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। बेटा आपको करियर चुनना है यार, दैट्स योर टाइम टू टेक अ कॉल। अब जैसे आप लोग 12th 10th में हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, 5-6 महीने बाद आपके पास ये डिसीजन लेना है आपको कि भैया आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। भैया 2 साल आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप कर लोगे कैसे भी कॉप अप। भैया आप साइंस लोगे तो भी चला लोगे, आर्ट्स लोगे तो भी चला लोगे, कॉमर्स लोगे तो भी चला लोगे। भैया विजन ये क्लियर होना चाहिए कि 12th के बाद क्या करना है। कोई आपसे 10th में ये पूछ ले ना, 11th में कि आपको क्या करना है, तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए उसको बताने के लिए। मतलब उसको पूरी डिटेल मत बताओ, पर उसे ये बता दो कि हाँ हमें ये करना है एटलीस्ट, ठीक है? ये विजन क्लियर होना चाहिए आपका। ये आजकल नेट है, सर्च करो और सच में डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। बाद में सोचोगे ना, कुछ नहीं होगा, बाद में कुछ भी नहीं होगा। बाद में मैं देखता हूँ मोस्टली बच्चे फिर आर्ट्स लेके रुक जाते हैं, क्योंकि जो आर्ट्स भी ले रहे हैं ना, मेरा उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि भाई आपको करना क्या है 12th के बाद, ये क्लियर रखना अपना, ठीक है? ओके, द रेडी, रेडी मतलब ठेला, अरे नालायको, रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या बोला हुआ है बच्चों?
9 सेंटीमीटर। मतलब आप मेरी बात से एग्री हैं कि भैया रेडी जहां-जहां बोल देगा वहां हम केले फेंकना शुरू कर देंगे? नहीं, जहां-जहां रेडी बोलेगा हम समझ जाएंगे कि कोई 2 सर्कल की बात कर रहा है। भैया क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि एक सर्कल की रेडियस बताओ, हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा। Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circle। बच्चे आप बात समझे या नहीं समझे? मेरे हिसाब से तो आप नहीं समझे। अब आपके हिसाब से भी आप नहीं समझे। भैया देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपको क्या बताना है? रेडियस बतानी है किसी सर्कल की, जिसका सर्कमफ्रेंस क्या है? सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। कौन से दो सर्कल बेटा? जिनकी रेडियस आपको ये दे रखी है, जिनकी रेडियस आपको ये दे रखी है। भैया इसमें ना मैं आपको यही फॉर्मेटिंग करके दिखा रहा हूं, आप लोग उतार लेना, पहले भी आप देखो। एरिया ऑफ सर्कल वन। सबसे पहले एक काम करो, आप ये ऐसे लिखो, रेडियस ऑफ सर्कल वन कितनी है बेटा? 19 सेंटीमीटर। सेम रेडियस ऑफ सर्कल टू कितनी दे रखी है बेटा? 9 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल होगा बेटा ये? सर्कल थ्री। सर्कल थ्री विल बी इक्वल्स टू क्या लिखोगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वन प्लस सर्कल टू। मीन्स आप ऐसा लिखोगे। और बच्चों अगर आप लोगों को दिमाग लगाना है और आपको बड़ा मजा आता है ना मतलब प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ R1 पहले ही समझ जाना, यहाँ R2 समझ जाना, यहाँ R3 होगा। तो अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? 2 पाई R। तो यहाँ पर लिखोगे 2 पाई R3, यहाँ पर लिखोगे 2 पाई R1 और यहाँ पर लिखोगे 2 पाई R2। भैया आप प्लीज हमें ये तो बता दो कि क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा था कि अगर आप इन दो सर्कल जो दे रखे हैं उनका सर्कमफ्रेंस ऐड करोगे तो तीसरे वाले का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। और आपको बतानी क्या है उसमें? रेडियस बतानी है। क्या बतानी है आपको? रेडियस। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर 2 पाई कॉमन है क्या? R1 कितना है बच्चों? 19। अगर आप ऊपर देखोगे R2 कितना है बच्चों? 9। भैया यहाँ भी 2 पाई है और R3 कितना है बच्चों? भैया यही तो R3 निकालना है। ये देखो ना, फाइंड द रेडियस। तो अब आपको क्या करना चाहिए? R3 को यहीं रहने दो, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। बेटा 19 और 9 करोगे तो कितना आएगा बेटा आपका आंसर? 28। दैट इज योर आंसर, 28 सेंटीमीटर। आपको लास्ट में लिखना है हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। दैट इज योर फुल फ्लेज प्रेजेंटेशन। इतनी लिखनी होती है आपको। भैया हमारी प्रेजेंटेशन आपसे डिफरेंट होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रेजेंटेशन को कभी भी चेपने को नहीं कहता, बस अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए जो एग्जामिनर को मजा आए पढ़ने में, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए घुच-पुच, ठीक है? ओके डन। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन? कर ही लेते हैं ना? 1 मिनट। हाँ, सब कर लेते हैं और क्या, तुम लोग तो समझदार बच्चे हो। वेरी गुड। ओके, नहीं ये कर लेते हैं, 12.1 खत्म करते हैं। मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो यार? तुम लोग ने इतनी बातें याद रखना, तुम लोग बहुत टाइम से हो मेरे संग, 10th शुरू हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैंने ना कभी हेक्टिक स्टडी पे ध्यान नहीं दिया है कि मैं 2 घंटे लूंगा, मैं 4 घंटे लूंगा, कल भी आओ मरो मेरे संग, ऐसा मैंने कभी नहीं करा है। मैं खुद बोर हो जाता हूँ और मेरा सिंपल मानना है, जिस दिन मैं बोर हो गया ना, मैं इंटरेस्टिंग पढ़ा ही नहीं सकता। यह सिंपल है। आप खुद दुखी हो, आप आज खुश कर सकते हो किसी को। आप बहुत दुखी होते हैं, आपका कोई दोस्त बहुत खुश है, उसका बर्थडे, आप चार्टा लगा दोगे कि चल निकल यहाँ से, मैं खुद दुखी हूँ, तेरे को क्या खुश करूं? डन है या नहीं? बस सिंपल यही बात होती है। द रेडी केलेगी ऑफ टू सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, दोनों सेम क्वेश्चन है बट वहां पर सर्कमफ्रेंस है, यहाँ पर एरिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। भैया यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपने प्रेजेंटेशन किसके लिए करी थी? सर्कमफ्रेंस के लिए। यहाँ लिख देना एरिया ऑफ सर्कल 3 एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कल 2। मतलब आपको इसमें क्या मजे लेने हैं मैं आपको बताऊं तो, मजे आपको क्या लेने हैं बच्चों? क्या करना है बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में? नहीं 2 पाई आर नहीं 1 ना, पाई आर, पाई आर। अच्छा एक काम करे, पाई आर 3 स्क्वायर, पाई आर 1 स्क्वायर का, जो आपका मन करे। आपने जिसको जो नाम दिया वो लिख लेना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर पाई कॉमन है, R3 पता है आपको? नाले को नहीं पता। यहाँ भी पाई कॉमन है बट आपको R1 पता है। R1 कितना है बच्चों? 8। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। बेटा यहाँ पर R2 आपको पता है 6। 6 का स्क्वायर 36। पाई से पाई काट दें, R3 10 आ गया, खत्म कहानी। भैया मैं एक और चीज बता देता हूँ, मैं हर बार बताता हूँ बट इस बात को नोट बना लो कहीं। 100 आ रहा है भैया, 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, माइनस 10 का स्क्वायर भी 100 होता है। यहाँ पर दो आंसर होते हैं, प्लस माइनस, यानी कि प्लस में भी 10 होगा, माइनस में भी 10 होगा। माइनस 10 हम हमेशा इसीलिए इग्नोर करते हैं, हाइट वेट डिस्टेंस मास डेंसिटी ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। डन? ओके, एक काम करेंगे, ये दो क्वेश्चन पहले उतारो, फिर थर्ड को मैं करवाता हूँ, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, एक लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वो मैं करवा के फिर बाय बाय बोल दूंगा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
भैया क्वेश्चन नंबर 3 ना अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना, कई बार आया हुआ है एग्जाम में डायरेक्टली, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वही है इसमें पूरा का पूरा। फिगर 12.3 यानी कि ये वाली फिगर है आपकी, ये हमें पढ़ेंगे अभी, हम आगे देखते हैं। डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट, भैया सबसे पहले डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शा रहा है। आर्चरी टारगेट का मतलब वो जो तीर वाला गेम नहीं होता, मतलब मतलब वो तीर धनुष नहीं होता आपका, उससे जो हम टारगेट पे मारते हैं, मींस आपने, आई डोंट नो कि आपने कभी देखा है नहीं देखा, बट वो गेम ओलंपिक्स में भी है भैया। उसमें क्या होता है, एक कंटेंट जो पार्टिसिपेंट होता है वो एक तीर कमान से सामने एक आर्चरी बनी होती है, आर्चरी टारगेट बना होता है, उस पर वो करना होता है, हिट करना होता है। पॉइंट पे आ गया तो आपको गोल मिल जाएगा, यही जो चीजें होती है वो उस पर बेस्ड होती है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है ना, आपको एक बताना है कि आर्चरी से आपको कोई मतलब नहीं है, एक आपको एक आर्चरी टारगेट दे रखा है, उसका एरिया निकालना है, बस मैंने आपको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि आर्चरी एक गेम होता है। मैंने पता है आजकल, आज नहीं, आज से 8-9 साल पहले वो गेम उसमें भी खेला हुआ है मोबाइल में। आर्चरी एक गेम भी आता है मोबाइल में, मतलब रियल में तो ऑब्वियसली नहीं खेला हुआ हम लोगों ने, कौन खेलता है आउटडोर गेम्स आप लोगों ने खुद ना, मैं बता देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट, फुटबॉल और हमारा होता है इंडियंस का बैडमिंटन, ये 3 गेम होते हैं। इसके अलावा हमारा कोई आउटडोर गेम नहीं होता, मतलब फुटबॉल वुटबॉल तो भूल ही जाओ। आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन, भैया कितने स्कोरिंग रीजन है? 5। भैया कौन कौन से? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ये है अभी हम देखेंगे। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज अ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, भैया सेंटर कहां पर है इन सबका? गोल्ड में है कहीं, अभी बात करेंगे। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेटिंग गोल्ड स्कोर, गोल्ड वाले का भैया कितना है डायमीटर? 21। भैया रेडियस कितनी होगी? 10.5। भैया 21 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 10.5 आएगा। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। भैया मैं क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूं क्वेश्चन पढ़ के। मेरा सबसे पहला मेरा मुद्दा जो आप लोगों के संग है, ये बताओ रेडियस ऑफ गोल्ड क्या होगी? रेडियस ऑफ गोल्ड, तो आपने बोला 21/2 दैट इज इक्वल टू 10.5, ये प्रेजेंटेशन भी है साथ साथ, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। अब मुझे ना एक और रीजन बताओ, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? अब मेरे को एक और चीज बात समझना, भैया ये वाली लाइन हमारी क्लियर हो गई, जो जो लाइन मेरी हो रही है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है? भैया ये बोल रहा है ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, मतलब जो भी बैंड है गोल्ड के अलावा वो कितना चौड़ा है? 10.5। यानी कि अब इधर देखना, इधर देखो बच्चों बच्चों बच्चों, ये कितना होगा? 10.5। जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ वो बताना। ये कितना है बच्चों आपका? 10.5। ये कितना है बच्चों आपका? 10.5। ये कितना है आपका? 10.5। मींस मैं आपसे ये कह दूं, व्हाइट वाला बैंड कितना चौड़ा है? 10.5। ब्लैक वाला बैंड कितना चौड़ा है? 10.5। ब्लू वाला 10.5, रेड वाला 10.5। भैया वैसे तो गोल्ड वाला भी होता, बट गोल्ड एक पूरा सर्कल बना रहा है। एक बात बताओ, क्या रेड वाला पूरा सर्कल बना रहा है? द आंसर इज वेरी बिग नो। रेड सर्कल में है, पूरे सर्कल में है? नहीं। आप मेरा वाला फिगर याद करो ना, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला बताया था भैया, वो हाईलाइटेड पॉइंट है। क्या ब्लू वाला पूरा सर्कल है? एक छोटा सा पार्ट है। एक बात बताओ, ब्लैक वाला पूरा सर्कल है? नहीं। व्हाइट वाला पूरा सर्कल है? द आंसर इज नो। भैया आप समझो कि यहाँ पर जो पूरा सर्कल है बस वो एक ही चीज है, ध्यान से देख के बताओ कौन है पूरे सर्कल में? सिर्फ गोल्ड है पूरे सर्कल में, बाकी सब क्या है? छोटे छोटे बैंड बने हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर में कराया था। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, सबसे पहले काम करो, एरिया ऑफ गोल्ड निकाल के बताओ इनको। तो एरिया ऑफ गोल्ड निकालना कितना आसान होगा आपके लिए? बहुत आसान। पाई आर स्क्वायर कर दोगे तो 10.5 का स्क्वायर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है? अब जो भी आप करोगे 21/2 का स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको 22/7 देनी है, आपको क्वेश्चन के शुरुआत में ही बोला हुआ है, आपको डालनी है। ये आप कर लोगे ना इससे आगे तो। अब यहाँ पर मेन मुद्दा ना अब शुरू होता है, एरिया ऑफ, मैंने लिखवाया था ना एरिया ऑफ हाईलाइटेड पोर्शन या फिर रीजन। अब यहाँ पर आपको लिखना है एरिया ऑफ रेड रीजन। रीजन ही लिखा हुआ है ना जी, यहाँ पर ये रीजन वर्ड है, ये यूज करना है। अब बताओ कैसे करोगे? तो अभी आप कह रहे थे ना बड़े में से छोटा माइनस कर देना, बड़े में से छोटा। अब यहाँ पर ध्यान लगाना, एरिया ऑफ क्या लिखोगे? माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, तो आप लेने लिख दिया। भैया मेरी बात ध्यान से सुनना, आ जाओ प्लीज, पूरा फोकस आपका इधर ही होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से अगर यहां तक का पूरा एरिया ले लो और उसमें से गोल्ड वाला माइनस कर दो, तो रेड वाला ही तो बचेगा। भैया मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, मेरे को कोई टेंशन नहीं, अब ध्यान से सुनना, हाईलाइट करके बता देता हूं। भैया अगर आप इस पूरे, ओहो कुछ ज्यादा हाईलाइट हो गया, मतलब अगर आप इस पूरे रीजन को निकालना चाहते हो, इस पूरे को ध्यान से सुनना, इस पूरे रीजन को निकालना चाहते हो, तो इस पूरे में से बीच में बस अगर आप ये वाला माइनस कर दो, तो ये वाला रेड वाला ही तो बचेगा। अब ध्यान से देखो तो रेड वाला ही बचेगा। पर आपको दिक्कत क्या होगी कि भैया पूरे का निकालोगे कैसे? पूरे का एरिया निकालोगे कैसे, ये दिक्कत होगी आपको। अच्छा एक काम करें, अभी हम लिखना सीखते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे लिखना है। अगर आप समझो ध्यान से, तो भैया एक बात बताओ, पहले मैं अपना हाईलाइटर से कर लूं।
मुझे एक बात बताना भैया, इसकी रेडियस कितनी थी? इसकी रेडियस गोल्ड वाले की 10.5। ये कितना चौड़ा था? 10.5। अब यहां पर मैं लिखूं एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, और एरिया ऑफ गोल्ड माइनस कर दोगे तो किसका बचेगा? एरिया ऑफ रेड का ही बचेगा यार। गोल्ड प्लस रेड माइनस रेड, रेड में से रेड माइनस गोल्ड। गलत नहीं बोला तुम लोगों ने? फिर जाओगे मेरे हाथ से। हाँ सही। अच्छा रेड नहीं है ना? देखो, गोल्ड प्लस रेड करा आपने और माइनस कर दोगे गोल्ड को, तो गोल्ड में से गोल्ड कट जाएगा तो रेड ही तो बचेगा। रेड में से रेड माइनस कर दोगे तो गोल्ड बच जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड निकालने के लिए पाई आर ही लिखोगे आप लोग, बट आर कितना होगा वो देखने लायक होगा। गोल्ड का रेडियस कितना है बेटा? 10.5। बेटा रेड का रेडियस कितना है? ये रेड सही है ना? रेडियस नहीं है वो, बट उसकी चौड़ाई तो 10.5 ही है ना। आप समझो, अब मैं आपसे एक और बात दिखाता हूँ। देखो, मान लो यहां से लेकर यहां तक की 10.5 है, अब यहाँ की भी 10.5 है, तो पूरा ऐड कर दूंगा तो यहाँ तक का एरिया निकल जाएगा मेरा। तो 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर। और यहाँ पर पता है क्या करोगे? ज्यादा मेहनत मत करना, ज्यादा मेहनत मत करना। क्या करोगे? ये वाला उठा के लिख दो ना सिर्फ, भैया यही तो है। तो यहाँ क्या लिखोगे? पाई 10.5 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। पक्की बात है। अभी मेरे को क्लैरिटी नहीं आई, आप ये मत सोचो कि हमें तो कुछ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें आएगा ही नहीं। अभी तो मैं लगा हुआ हूं ना, सुनो। अब एरिया ऑफ क्या निकालोगे? तीसरा वाला बताओ मुझे। एरिया ऑफ ब्लू वाला निकालोगे ना? पक्की बात है। अब इसमें जो आपको करना चाहिए वो ध्यान से देखना। एरिया ऑफ, नहीं, ब्लू रेड गोल्ड, ध्यान से देखो यही होगा। ब्लू रेड गोल्ड, और किसका माइनस कर दोगे? एरिया ऑफ, बताओ किसका माइनस करोगे? सिर्फ रेड और गोल्ड का। ये सही कर रहा हूं ना? आप खुद सोचो कि भैया मैं गलत कर रहा हूं तो आप रोक दो मुझे। भैया सबसे पहले काम करो, इन तीनों का एरिया निकाल लो। इन तीनों का यहां से यहां तक का एरिया निकाल लो, और इन तीनों के एरिया में से कौन सा एरिया माइनस कर दो? सिर्फ ये वाला। तो फिर आपका ब्लू ही तो बचेगा बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहां से यहां तक का एरिया आप ले लो, फिर इससे आप ये वाला एरिया माइनस कर दो तो कौन सा बचेगा? सिर्फ ब्लू वाला बचेगा। अब दिक्कत यह है कि एरिया ऑफ ब्लू रेड ग्लू के गोल्ड के लिए पाई R1 कितना हो जाएगा? ब्लू का कितना है भैया? हर बैंड कितना चौड़ा है? 10.5। रेड वाला कितना चौड़ा था? 10.5। जी वाला कितना चौड़ा है? 10.5। भैया 10.5 ही है ना सारा। एक बात तो इसके लिए मेहनत नहीं करनी। इसके लिए इसका पीछे वाले का जो आंसर आएगा, मान लो इसका आंसर y आया है, तो ये माइनस कर दो भैया। मतलब हर किसी से उसका पीछे वाला आंसर माइनस होगा। जैसे कि मान लो इसको सॉल्व करके आंसर आया x, कितना आया? x। और आपको कौन सा एरिया निकालना है बताना आप? एरिया ऑफ ब्लैक, ब्लैक ही है ना इसके बाद। तो इसमें आप किस किस को ऐड करोगे? एरिया ऑफ ब्लैक रेड, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्लैक ब्लू रेड प्लस ग्रीन, और माइनस किसको कर दोगे बताना? ओहो, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। गोल्ड। और माइनस किसको कर दोगे आप? किसको कर दोगे माइनस? बताओ। ये एक्स क्या है? एरिया ऑफ ब्लू ही तो है भैया। ब्लू तक के एरिया को आपने माइनस कर दिया तो आपको पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा भैया, ब्लू तक का। पर एक चीज गलत कर रहे हो यार इसमें तुम। ये चीज गलत है इसमें, मैं आपको बता दूं। अ, 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 हाँ, इसमें हम एक चीज गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो आप ये एक्स और वाई माइनस कर रहे हो ना, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। सुनना मेरे पे ध्यान से, क्यों गलत होगा अब सुनना, प्लीज फोकस करना। यहाँ ही गलती हो गई हमसे, वो मैं सही करा रहा हूँ। भैया अगर आप इस पूरे में से आप ये कह रहे हो कि ये वाला माइनस करना है, तो आपको ये आर और जी का एरिया कहां से मिलेगा? ये बताना जरा मुझे। ये वाई वाला यहां से नहीं मिलेगा आपको, ये वाला एरिया है वो पूरा। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये वाला एरिया है जो है, इस वाले एरिया को करना पड़ेगा। ये बीच में प्लस है, इस वाले एरिया को माइनस करोगे, मींस ये वाला एरिया आएगा यहाँ माइनस होने, और यहाँ पर आएगा ये वाला एरिया माइनस होने। मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो गलती करी हमने, मैं दोबारा सुधारता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर क्या कह रहा था, व्हाइट वाले का लो, व्हाइट वाले का लेते हैं। व्हाइट वाले के लिए एरिया बताना किस किस का लोगे आप? व्हाइट का लोगे, ब्लैक का लोगे, फिर किसका लोगे? ब्लू रेड और गोल्ड। मैं आपसे कह रहा हूं आपको सबका एरिया माइनस करना पड़ेगा। किसको छोड़ के? एरिया ऑफ, बताओ, बस व्हाइट को छोड़ के। ब्लैक का करोगे, ब्लू का करोगे, रेड का करोगे और गोल्ड का करोगे। बच्चों मैं जो कह रहा हूं ना, पिछला वाला लेना है। ये एग्जैक्टली पिछला वाला नहीं लेना है, क्योंकि पिछला वाला तो सिर्फ ये वाला देगा ना, सिर्फ आपको ब्लैक का मिलेगा एरिया। भैया उससे पिछला लोगे तो ब्लू का मिलेगा। आपको क्या करना है, यहां से सिर्फ ये वाला एरिया नहीं ले लेना। सोचो, अगर ध्यान से सोचो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एरिया ऑफ ब्लू ब्लैक रेड गोल्ड। देखना, ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड, तो सिर्फ ये वाला एरिया यहाँ पर कॉपी होके चला जाएगा। मतलब जो मैंने वो गलती करी थी वो मैंने सुधार दी है। बेटा आपको जो पूरा एरिया ले रहे हो ना, आप वो माइनस करना है। मैं अभी ना एक बार आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा इसकी, मैं इसकी प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। अब आप आ जाओ, यहां से आपको कुछ नहीं उतारना है। अब आप आओ अपने वाले शीट पे।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? थर्ड। आंसर टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहां पर देखना जरा, पहले आपने दिखाना है रेडियस ऑफ गोल्ड। ये क्या रेडियस है गोल्ड वाले की? रेडियस ऑफ सर्कल। भैया क्या क्या लिखूंगा? गोल्ड प्लस अगला कौन सा है? रेड। गोल्ड के बाद रेड ही है। 10.5 प्लस 10.5। अब अगर आपका मन कर रहा है तो यहाँ R1 R2, ठीक है। बताना तीसरा क्या है? रेडियस ऑफ, ये प्रेजेंटेशन लिखवा रहा हूं नालायक को, सर्कल गोल्ड रेड ब्लू। कितना हो जाएगा? 10.5 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया ये? R3। भैया रेडियस ऑफ, साइड भी बता देना मुझे साथ साथ। रेडियस ऑफ, हाँ तो मतलब वो सर्कल लिख लो, ये लो, सही बोला आपने, सर्कल ही लिखना चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल। बट ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों? जरूर लिखोगे आप लोग, ब्लैक गोल्ड रेड ब्लू, सही है ना? इस, अच्छा एक बात बताओ, गोल्ड रेड ब्लू लिख रहा हो ना तो नालायक हो, ऐसी गलती ना करो यहाँ। ऐसे ही लिखो, इसी सीक्वेंस में लिखो, गोल्ड रेड ब्लू और फिर इसके बाद ब्लैक। यहाँ पूरा चेप दो, फिर क्या लिखोगे? गोल्ड, पहले तो पूरा कॉपी करो, रेड ब्लू ब्लैक लास्ट व्हाइट। यहाँ पर तो मैं सीधा बोल दो 10.5 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और यहाँ पर 10.5 को कर दो 3 से। मीन्स आपको प्लस में लिखना है, यहाँ 4 पे लिखोगे ना, 4 पे लिखोगे ना यहाँ से। भैया आप अगर एक ही बात है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, आप लिखने का तरीका आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब ये आपको प्रेजेंटेशन में पक्का डालना पड़ेगा क्योंकि इससे आपको आसानी मिलेगी। यहाँ पर क्या हो गया? ये R4, ये वाला कितना हो गया बच्चों? R5। अब अगर आप देखोगे, आप क्या, आपको क्या क्या निकालना है बताओ? एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन। सर्कल बल कर गया भाड़ में, सर्कल नहीं लिखना नालायक को, सर्कल बन नहीं रहा है कोई भी, सिर्फ रीजन का निकालना है आपको। तो गोल्ड रीजन का निकालोगे तो यहाँ पर होगा पाई R1 का स्क्वायर। भैया R1 चेक जरूर कर लेना, गोल्ड वाला ही है ना? हाँ जी वही वाला है। तो R1 का स्क्वायर यानी कि पाई 10.5 का स्क्वायर। अब दूसरा बताना, एरिया ऑफ कौन सा रीजन था? एरिया ऑफ रेड रीजन, ध्यान से देखना, पाई R2 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर। भैया ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ध्यान से देखना, पाई 10.5, नहीं नहीं एक काम करो ना, R2 आपने निकाल रखा होगा ना, कितना होगा बताना? 21। तो अब ऐसे डायरेक्टली लिखोगे, अब आपको आसानी मिलेगी। 21 का स्क्वायर माइनस कितना करोगे? पाई 10.5 का स्क्वायर। एरिया ऑफ कौन सा रीजन है बताना? ब्लू, पाई R3 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर। बच्चों अब यहां समझ लेना वो कैचिंग पॉइंट जहां हम गलती कर रहे थे। मैंने आपसे पता है हमेशा क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये जो आंसर आएगा वो चेप देना। नाले को ये नहीं है आंसर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला आंसर है ना वो। मीन्स आपको पिछले वाले का लिखना जरूर है, बट कहां का लिखना वो पॉइंट समझ लो। अब यहाँ पर पाई R3 क्या होगा? R3 कितना है बच्चों आपको? 10.5 इंटू 3 है ना? देख लो 10.5 इंटू 3। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिख देना चाहिए? सॉरी, पहले तो पाई 10.5 इंटू 3 ही लिख लो। 10.5 कितना होता है? 10.5 इंटू 3 डायरेक्टली कर लो ना, 31.5। भैया अगर करोगे ना 10.5 इंटू 3 तो आपका 31.5 आएगा। 31.5 माइनस का पाई, और ये कितना आ रहा है बेटा? 21 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर आ गया। एरिया ऑफ ब्लैक वाला बताना क्या होगा जरा मुझे बताओ? पाई R4 का स्क्वायर, पाई R3। अब बच्चों यहाँ पर वो एक और बार कैचिंग पॉइंट देख लो, फिर आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला था इस वाले के लिए मेहनत नहीं करनी, पिछला वाला चेप लेना है। बच्चों पिछला वाला चेपना है, बट ये वाला चेपोगे ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताओ? पाई 10.5 का, कर ही लो यार, 10.5 को 4 से मैं करके देख लेता हूँ, गलती ना हो। पक्का कितना है? 42, 42 है ना, मतलब 42.0 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका? 31.5 का स्क्वायर। भैया ये चीज यहाँ से समझ नहीं आ रही है ना, तो R4 देखो क्या था आपका?
R4 देखना जरा बच्चों क्या था, ये रहा ना। और R4 कहाँ था, गोल्ड, रेड, ब्लैक, ब्लू। और R4 में से R3 माइनस कर दोगे तो ब्लैक ही तो बचेगा। अब यहाँ पर आप कॉपी कर लो ये चीज, देखो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। इस R5 में से अगर R4 माइनस करोगे तो भैया गोल्ड से गोल्ड कट गया, रेड से रेड कट गया, ब्लू से ब्लू कट गया, ब्लैक से ब्लैक कट गया, व्हाइट ही तो बचेगा। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपकी बेस्ट प्रेजेंटेशन रहेगी। लास्ट आपको खुद करना है, व्हाइट वाला आपको खुद करना है, ये आप देख लो एक बार। R5 माइनस R4, बट बेटा R5 क्या है, पांचों का आपने बैंड जोड़ा होगा आपने, यानी कि 10.5 इंटू 5 जो भी आ रहा होगा आपका, फिर माइनस कितना करोगे, माइनस का 10.5 इंटू 4। बेटा एक बार सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया था, बट इसमें ना फिर 10.5 नहीं बताया था उन्होंने। उन्होंने पता है क्या करा था, उन्होंने बता दिया कि गोल्ड वाले का तो 10.5 है, रेड वाले का मान लो 4 है, ब्लू वाले का 3 है, ग्रीन वाले का मान लो 2 है, कोई ऐसा करके तो फिर आपको बेटा उसी तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो अब आपको तब ये बिल्कुल सही लगेगा कि भैया यहाँ 10.5 ही है, यहाँ पर पहले वाले में 10.5 ही है, दूसरे वाले में 10.5 के अलावा अगर कुछ और दे रखा है 4 5 तो वो ऐड कर दोगे। फिर यहाँ 4, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मान लो 5 दे रखा है तो उस तरीके से आप चेंज करते चले, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब समझ आ गया। पिछले वाले में जो गलती थी पहले ही बताओ, क्योंकि वो मैंने सच में एक सिली मिस्टेक कर दी थी। डन है, अब तो नहीं होगा ना वो गलती। पिछले वाले का लेना जरूर है आपको, बट क्या लेना है, सिर्फ रेडियस, एरिया पूरा नहीं लेना। ये समझ गए आप मेरी बात। डन है, कम ऑन इसको अब नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर फिर 5 हम करते हैं इसको। कम ऑन यहाँ से इसको नोट करिए पहले तो, फिर हम आगे की बात पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर कर दूं, ये वाला हो गया यहाँ तक नोट। तो नहीं, रेडियस ऑफ सर्कल वाले उतार रहा हूँ, ये दो, फिर नीचे मैं ले चलता हूँ, तो ये उतार रहा हूँ। तो एक लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4 5th आपका होमवर्क जाएगा। 5 क्वेश्चन हमारे डन। 12.1 की शुरुआत। 12.2 एक अच्छी एक्सरसाइज है। 12.3 थोड़ी सी लॉजिकल एक्सरसाइज है, याद रखना, थोड़ी सी लॉजिक्स उसमें ज्यादा लगेंगे। 12.2 में तो कुछ इतने लॉजिक्स नहीं है। डन हो गया ये वाला, ये उतार लो आप। ये इसके ना 2-3 उतार लोगे ना तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे गोल्ड, रेड और ब्लू का उतार लो बस, ठीक है, काम बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हुआ होगा ना नेक्स्ट क्लास में, सबसे पहले यही डाउट में लेना अपना, फिर मैं स्क्रीन से समझा दूंगा आपको, मींस डायरेक्टली स्लाइड से। बट आई होप कि आपको डाउट ना आए इसका। नहीं आए आप ही क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो एक बार, और जिनको ये पूरा उतारना है उनके लिए ये लो सॉल्यूशन। पहले को उतार रहे हो या प्रिंट बना रहे हो। हो गया सबका, चलो आओ। क्वेश्चन नंबर जो अपने को पढ़ना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ है बहुत छोटा क्वेश्चन, बट है बड़ा मजेदार क्वेश्चन, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सावधानी बरतना उस पे। द व्हील ऑफ अ कार ऑफ अ डायमीटर, कितना बोल रहा है डायमीटर बच्चों, 80 सेंटीमीटर ईच। मतलब ईच का मतलब, अरे कार में 4 पहिए होते हैं ना नालायक को, तो इसीलिए। ठीक है, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं ना आपको एक एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज थोड़ा मेरे संग स्लो चलना, ठीक है। एक बात बताओ, व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ 66 किलोमीटर पर आवर, और कितने मिनट का गेम खेलना है आपको, 10 मिनट का। मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि गाड़ी तब चलती है जब उसका पहिया घूमता है। ये पॉइंट सही है शायद, ये अगर आप सोचो तो, ये मत सोचना मजाक में गलत बोल रहे हैं भैया। साइकिल भी तभी चलती है जब उसका पहिया घूमता है, मान लो उसका पहिया घूम ही नहीं रहा तो कैसे डिस्टेंस कवर करेगी। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया गाड़ी तब चलती है जब उसका पहिया घूमता है, बहुत अच्छी बात है। पहिए का डायमीटर उन्होंने बताया 80 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, कोई बड़ी बात नहीं। भैया अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ी की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी की स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर, पर वो पूरे किलोमीटर नहीं चल रहा, वो पूरे किलोमीटर नहीं चल रहा, वो पूरे घंटे नहीं चल रहा, कितने मिनट चल रहा है वो, सिर्फ 10 मिनट।
पहले तो ये देखो कि 10 मिनट में गाड़ी कितना आगे जाएगी, फिर हम देखते हैं कि पहिया कितनी बार घुमा होगा। आप ये बात मानते हैं, कहीं ना कहीं बात समझो, ये ना कॉन्फ्लिक्ट रहता है बच्चों का, तो थोड़ा सा समझते हैं। आप एक बात मानो, मान लो मैं सिंपल आपसे कहता हूं कि मान लीजिए सड़क थी, ठीक है, और अब एक और मेरी बात सुनना, ये कोई पहिया बनाया मैंने, कोई पहिया बनाया मैंने, ठीक है। एक बात बताओ, ये गाड़ी का कोई पहिया था यार, ये गाड़ी का पहिया जैसे चलना शुरू होता है, तो मान लो यहाँ का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जब चलना शुरू करेगा, तो आपको नहीं लगता कि ये पहिया कुछ इस तरफ तक आ जाएगा, तब जाकर ये बात बनेगी कि भैया ये आगे पहिया चला है। मैं और क्लियर करता हूँ, भैया आप ये बात मानते हो कि गाड़ी का पहिया जैसे-जैसे घूमेगा, उतना आप डिस्टेंस कवर करोगे? यार ये तो नॉर्मल बात होती है ना, स्पीड कब बढ़ती है? उस स्पीड बढ़ने से सिर्फ आपका बाइक नहीं भग रही होती, वो क्या भग रहे होते हैं? आपके टायर की स्पीड भग रही होती है। तो टायर जितनी तेज़ी से घूमेगा, आपका डिस्टेंस उतना कवर होगा। भैया आपके पैर पे भी तो सेम ही है, आपके पैर जितनी तेज़ी से चलाओगे, उतना ज़्यादा जल्दी चलोगे, तो टायर में ये चीज़ सेम है या नहीं? मतलब पता है, यहाँ पर मेरा जो कन्विंसिंग पॉइंट है आप लोगों के लिए, वो ये है कि भैया गाड़ी का पहिया जब घूमेगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे मान लो कि एक बार घूमा तो यहाँ तक पहुँचा, अब मैं कहता हूँ वो यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ कहीं तक, तो बेटा उसका क्या हुआ होगा, पहिया घूम-घूम के यहाँ पहुँचा होगा। आप समझ रहे हैं कि वो रिवॉल्यूशन कर रहा होगा, घूमने का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन ही होता है, रिवॉल्यूशन कर रहा होगा। अब क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि भैया एक बात बताओ, गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 66 किलोमीटर पर आवर, पक्की बात है? मुझे ये बात बताओ, डिस्टेंस कवर्ड, अगर मैं ऐसा निकालना चाहूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स, तो कैसे निकालोगे? ये 66 किलोमीटर के हिसाब से चल रही थी, 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो भैया 10 मिनट में कितनी चलेगी? तो एक काम कर दो, 66 डिवाइडेड बाय 60, तो 1 मिनट का आएगा। 66 डिवाइडेड बाय 60 तो कितने मिनट का आएगा? 1 मिनट का। तो आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 10 से, तो 10 मिनट का आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स आ गया। तो अब ये कितना आया होगा? अगर आप देखोगे तो 0 से 0 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ गया बच्चों? 11। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। बच्चों एक बात समझो ना, मैं यहाँ से निकल गया, आज मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ आगरा वृंदावन घूमने, तुम लोगों से मैं पक चुका हूँ, मैंने अपनी बाइक उठाई। मैंने अपनी बाइक उठाई, आप लोगों ने जाते-जाते पूछा भैया क्या स्पीड चलाने वाले हो? मैंने कहा 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मैं अपनी क्रूज़ कंट्रोल लगाऊँगा और उसी पे चलूँगा। मतलब उसे सेट कर दूँगा, 66 किलोमीटर के हिसाब से चलूँगा। मान लो आपने मुझसे 10 मिनट बाद फ़ोन किया और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ पहुँचा, तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ। पहले तो मैं बता दूँगा कि भैया मैं कहाँ पहुँचा। दूसरा मैं बता सकता हूँ कि गधों, मैंने तुमसे बोला कि मैं 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूँगा। मतलब ये है कि मैं 66 किलोमीटर चलूँगा। कितने घंटे में? 1 घंटे में। और आप मुझे कॉल कितने घंटे बाद कर रहे हो? 10 मिनट बाद, मतलब मिनट बाद। तो भैया 66 डिवाइडेड बाय 60, ये आएगा पहले, और मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपका मिनट आ जाएगा। भैया समझ नहीं आया, फिर से समझो। भैया 66 डिवाइडेड बाय 60 कर रहे हो तो कितना आ रहा है जरा देखेंगे? 66 66 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ रहा है बेटा 1.1। कितना आ रहा है? 1.1 किलोमीटर। मतलब मैं 1 मिनट में कितना चलूँगा? 1.1 किलोमीटर। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हो तो ईज़ी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो मेरी स्पीड मैं कितनी रखने वाला था? 60 किलोमीटर पर आवर। कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। मुझसे कोई पूछे कि आप 1 मिनट में कितना चलोगे, तो मैं बोलूँगा 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट। तो बेटा ये कितना हो गया? 1। अब मैं 1 मिनट में कितने किलोमीटर चलूँगा? 1। 2 मिनट में कितने किलोमीटर चलूँगा? 2। 10 मिनट में कितना चलूँगा? 10। तो बेटा ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 मिनट। मान लो कोई 20 मिनट का पूछे तो 20, 30 मिनट का पूछे तो 30। भैया मेरे क्वेश्चन में क्या हुआ था? 66 किलोमीटर चलना था, 60 मिनट में, भई 1 घंटे में तो 60 ही मिनट होते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और मुझे मान लो 10 मिनट का निकालना, तो 10 मिनट का हो गया। अरे नालायकों, ₹200 के 4 आम, 2 आम कितने के, तो ऐसे ही तो निकालते थे। ₹200 के 4 आम, 2 आम निकाले तो कितने के, ऐसे ही तो निकालते थे। भूल गए क्या वो सारे सवाल? याद है या नहीं है? तो कुछ उसी तरीके से डन, अब तो डन है ना ये पॉइंट पक्का। ये भैया आपने क्या निकाला कि मैं कितने किलो, वो नहीं उतारना नालायकों, सिर्फ ये वाला पॉइंट उतारना, ठीक है? कितना हुआ कि भैया, अच्छा ये भी नहीं उतारना वैसे तो, ये उतारना। तो कितना चल गया बेटा मैं? अच्छा ये भी नहीं उतारना, एग्जाम्पल दिया है बस मैंने, यहाँ 11 किलोमीटर तक उतारना है आपको। चलो, अब समझना कि मैं कितने देर में, 10 मिनट में मैं कितने किलोमीटर चल गया हूँ बेटा? 11 किलोमीटर। ओके, नाउ किलोमीटर कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। बताओ मैं क्यों कर रहा हूँ? भैया क्योंकि आप देखोगे कि गाड़ी के जो टायर का वो बता रखा है ना, वो सेंटीमीटर में बताया हुआ है। तो अभी पहले क्या करो, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो भैया एक बात बताओ,
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। अरे नालायक को 11 तो किलोमीटर है ही ना। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर होते हैं। और फिर आप ये लिख लेना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो वेरी गुड। तो भैया किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करना होता है? मीटर में कन्वर्ट करो और फिर मीटर को किस में कन्वर्ट करो? सेंटीमीटर में। अब ये बताओ ये आपका आंसर किस में आ गया है? मीटर में। मीटर में। अब मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो ये आपका आ गया 11 लाख आ गया शायद 11 लाख सेंटीमीटर। नहीं है मेरी बात यहाँ तक? मैंने एकदम ईज़ी लैंग्वेज में समझाया है। अब मुझे एक बात बताओ कि गाड़ी को कितना चलना है भैया 10 मिनट में? 11 लाख सेंटीमीटर। और मेरा जो पहिया है वो है कितना बड़ा भैया? बताना ज़रा मुझे। पहिया है कितना बड़ा? नालायक को सरकमफ्रेंस निकाल लूँगा पहले तो मैं ये बात बताओ। मतलब रेडियस कितना है उसका? देखो ना। हाँ, रेडियस सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील लिख रहा हूँ मैं। कितना निकलेगा? 2 पाई आर। कैसे निकालोगे? 222/7 इंटू 40। सही है ये मेरी बात? भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से, मैंने सरकमफ्रेंस क्यों निकाला? भैया मैंने पहिए का सरकमफ्रेंस क्यों निकाला? तो आ जाओ इस वाली लाइन में। भैया ये यहाँ से यहाँ तक जितना चौड़ा होगा उतना ही तो क्या कहते हैं डिस्टेंस कवर करेगा ना। आप एक बात समझो, मैं आपसे कहता हूँ एक ट्रक लो बड़ा सा, ट्रक का टायर बहुत बड़ा होता है, और एक स्कूटी लो। मैं कहता हूँ दोनों पे मार्क करो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब मार्क कर दो कि मान लो ये ट्रक का पहिया था इतना बड़ा, ठीक है, और स्कूटी का मान लो इतना बड़ा था। मैं कहता हूँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ध्यान से सुनना। मैं कहता हूँ कि इस पूरे पहिए को वापस घूम के यहाँ आने पर, इस पूरे पहिए को वापस घूमकर यहीं आने पर देखो आपकी गाड़ी कितने आगे चली है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा आगे चली होगी, मान लो 10 मीटर आगे चली गई। कितने मीटर? 10 मीटर। मैं कहता हूँ ये ट्रक का पहिया है, ट्रक का पहिए को पूरा घूमकर वापस यहीं आने पर बेटा मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि 20-30 मीटर चली होगी कम से कम। क्यों? क्योंकि पहिया बड़ा है। भैया एक रिवॉल्यूशन में जहां स्कूटी ने सिर्फ 10 सेंटीमीटर कवर करा होगा, ट्रक का पहिया या फिर स्कूटी से जितना भी बड़ा पहिया होगा वो ज्यादा कवर करेगा। मैं आपसे सिंपल बोलूं एक और चीज, पक्की बात बोलूं मैं आपसे, आप एक काम करना, आपके घर में ना ऐसी चूड़ियां या फिर ये कड़े बड़े बहुत होंगे छोटे बड़े साइज के, एक छोटे साइज का लेना एक बड़े साइज का लेना, दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर देना और दोनों को रखना एक पेपर के ऊपर। एक पेपर में एक पूरा घुमा देना, मीन्स पूरा घुमाने का मतलब कुछ ऐसा है, मतलब समझना, मान लो यहाँ कहीं आपने स्टार्टिंग पॉइंट मार दिया, यहाँ कहीं मारा आपने, जैसे अभी आपको दिखेगा नहीं बट मान लो यहाँ मारा। अब इस पूरे को ऐसे घुमाकर, मतलब कैसे समझ गए ना, पेपर पे ऐसे घुमाकर पूरा वहां तक लाने देना जहां तक वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको दोबारा यहाँ ना, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है तो आप एक काम करो पूरा घुमाकर ऐसा कर देना कि यहाँ तक आ जाए, बिल्कुल सीधा ही लाना ना को। तो अगर वहां तक देखना फिर आप वहां पर मार्क कर देना कि कितने से चले थे और आप कहाँ पहुंचे हो। फिर कोई छोटा सिक्का लेना, छोटा सिक्का कह रहा हूँ, छोटा ऐसा सर्कुलर पॉइंट लेना, फिर उस पर भी मार्क करना, उसको चलाना। भैया जो बड़ा वाला होगा ना वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। भैया क्यों बता रहे हो? दिमाग में एक बात डालने के लिए, दिमाग में ये बात डालनी है कि भैया पहिए का सरकमफ्रेंस ही मैटर करता है कि डिस्टेंस कितना कवर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर पहिया जो था वो 2 पाई आर था, तो सरकमफ्रेंस निकाला आपने तो कितना निकल गया भैया, ये से निकाल लो 44 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर, इतना निकला है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भैया इतना कवर करना है, बताओ ये पहिया कितनी बार घूमेगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार पहिया घूमेगा तो इतना कवर कर देगा ना, एक बार का है ये, तो इतनी बार घूमने पे कितना कवर कर देगा बता देता हूँ। रिवैल्यूएशन, रिवॉल्यूशन नहीं होता बेटा, रिवॉल्यूशन होता है, मैं रिवॉल्यूशन बोल रहा हूँ, रिवैल्यूएशन इज अकाउंटिंग टर्म, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब बीच में एक ए का फर्क है। रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील, तो आप क्या लिखोगे भैया, ऊपर कितना आया था आपका वो 11 लाख, 11 लाख डिवाइड बाय क्या करोगे 44, 47 कहां चला जाएगा ऊपर, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा, मैं एक्सप्लेन भी दोबारा करूंगा, जरा एक बार चेक। 11 लाख इंटू 7 डिवाइड बाय क्या हुआ 44 डिवाइड बाय 40, कितना आ रहा आंसर 4375 रिवॉल्यूशन, 1760 सही है, 4375 रिवॉल्यूशन आ रही है। भैया दोबारा से एक्सप्लेन करो तो भैया सिंपल है, एक बार बस मान लो ये जो मैंने कड़े वाला एग्जांपल बताने जरूर करके देखना एक बार घर में। भैया जितना आपका टायर रिवॉल्यूशन करेगा ना उतना आप डिस्टेंस कवर कर जाओगे एक रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में जितना आपका टायर बड़ा होगा वो अगर पूरा घुमाओगे तो जो डिस्टेंस कवर करेगा तो उसके लिए आप क्या निकालोगे सरकमफ्रेंस।
भैया एरिया तो कोई काम का ही नहीं है ना। बीच के एरिया का क्या करोगे आप लोग? बीच का एरिया कुछ नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि ट्रक का टायर है कितना बड़ा होता है, तो वो जो एक बार घूमेगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कंपेयर टू स्कूटी के टायर से। इस बात को याद रखना और इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। तो पहले मैंने क्या कहा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स, वो निकाला मैंने। कैसे निकाला? 66 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10। ये भैया किस में आया था? किलोमीटर में। फिर किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको पूरी टेक्निक बताई। ये रही आपकी पूरी की पूरी टेक्निक। और इसको कन्वर्ट करने के बाद मैंने ये बताया कि भैया सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील मैं क्यों निकाल रहा हूँ। भैया आपको बताना नहीं है क्यों निकाल रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए। फिर आपने क्या करा, रिवॉल्यूशन मेड बाय द व्हील। तो आपने क्या करा, एक बार का जो था वो आपने क्या लिखा डिनोमिनेटर में, और कितना कवर करना है डिस्टेंस वो कहाँ लिखा आपने, न्यूमरेटर में, और आपने डिवाइड करा और आपका आंसर 4375 पूरा का पूरा आ गया। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 12.1। आज का सेशन में यही एंड कर रहा हूँ। आप लोगों ने नहीं उतारा है तो प्लीज इसको कॉपी कर लो एक बार। आपको यहां से कॉपी करना है और फिर यहां तक आना है। कम, एक बार इसको यहां से कॉपी करो। आप लोग पॉज कर सकते हैं यहाँ पर, एक बार इसको पॉज कर लो नोट करने के लिए, और आप लोग इसको पॉज कर सकते हैं। मैं उनको दिखा रहा हूँ नाले को, तुम्हें मैं कॉपी करवाता हूँ। ठीक है, पॉज कर लिया होगा आपने, अभी तक कर लिया होगा इसको। चलो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। अगले सेशन तक आप इसको प्लीज रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। रिवाइज करके ही बैठना, तभी 12.2 इजी भी लगेगी। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कर लीजिए आज के लिए पैकअप।